हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आपके सामने आए हुए। इस क्लास में हम यह देखेंगे कि सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन कैसे दिया जा सकता है, मतलब अपने आप को किसी के सामने किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन देने के कई तरीके हैं, लेकिन एक न एक बेस्ट तरीका होता है। वो जो तरीका मैं बताऊंगा वो बेस्ट है, उससे भी बेस्ट तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑन स्टेज, किसी भी इंटरव्यू में या किसी और जगह पे इंट्रोडक्शन देते सभी हैं, लेकिन किसी के इंट्रोडक्शन में बहुत तालियां बजती हैं और किसी के इंट्रोडक्शन में लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन देने के तरीक़ों से आप प्रभाव पड़ता है। वो किस शब्दों का, कैसे आई कांटेक्ट, गेस्चर, पोस्चर और किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, वैसे इंट्रोडक्शन देने के दो तरीके हैं, मतलब कहने का मतलब है तो एक तो आप इंट्रोडक्शन है वो पब्लिकली देते हैं, स्टेज पर चढ़ के देते हैं जहां बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, और एक ऐसा इंट्रोडक्शन होता है जहां पर्सनली अपने बारे में किसी से बताते हैं, जैसे जॉब इंटरव्यू वगैरह में। पहले हम जो पब्लिक इंट्रोडक्शन होता है, जो आप स्टेज पे जाके बहुत बड़े क्राउड को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने बारे में उनको बताते हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे। पब्लिकली स्कूल और कॉलेज में हम इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको तो सबसे पहले जो लोग आपको सुन रहे हैं, इट मीन्स ऑडियंस, और जो कुछ चीफ गेस्ट लाइक योर टीचर्स और जो प्रिंसिपल है जो पीछे बैठे हुए हैं, यस, एज ए चीफ गेस्ट कुछ स्पेशल्स लोग आए हुए हैं, आपको सभी का ध्यान रखते हुए अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा समय होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रीटिंग्स देनी है, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग जैसे दोपहर के 12 बजे से पहले का जो समय है वो गुड मॉर्निंग उसमें बोला जाता है। 12 बजे से 4:30 बजे तक का जो समय होता है उसमें गुड आफ्टरनून बोला जाता है, और 4:30 बजे से जब तक आप सोते नहीं हैं उसके लिए गुड इवनिंग का प्रयोग किया जाता है, और सोने से पहले गुड नाइट एज ए ग्रीटिंग्स का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रीटिंग्स का यूज़ करना है, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का यूज़ करना है, गुड आफ्टरनून का यूज़ करना है। उसके बाद आपको कुछ ब्यूटीफुल लाइंस बोलना है, द मैजिकल लाइंस, जो आपका जो इंट्रोडक्शन है दूसरों से अलग कर देंगे। जैसे लोग जाते हैं सीधे कहते हैं माई नेम इज़ माई फादर, मतलब अपने बारे में सीधे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं देना है, आपको वो मैजिकल लाइंस बोलनी है, उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, और उस मैजिकल लाइंस को आपको फ्लुएंसी में बोलना है, उसके बोलने के लिए आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं हर एक लाइन, हर एक शब्द का आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगा, फिर उससे बोल के बताऊंगा। आपकी सहूलियत के लिए ये मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, देखिए। पहले ग्रीटिंग्स बोलेंगे, उसके बाद गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो टाइम होगा वो टाइम बोलेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। इसका मतलब होता है कि इट्स माई प्लेजर, मतलब ये मेरा सौभाग्य है, टू बी हियर, कि मैं यहाँ हूँ, ऑन स्टेज, क्योंकि आपको इन्वाइट किया गया है, इसलिए आप अपना ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले, आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू थैंक ऑल ऑफ यू, कि सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली, विशेष रूप से, मोस्ट रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, या चीफ गेस्ट। तो यहां आपको अगर बहुत सारे टीचर हैं तो मोस्ट रिस्पेक्टेड सर्स बोल देना या टीचर्स बोल देना, और यदि कोई स्पेशली चीफ गेस्ट आया हुआ है, कोई एमएलए, एमपी आया हुआ है, या किसी और कॉलेज से कोई स्पेशल गेस्ट आया हुआ है, तो आप चीफ गेस्ट लेके उसका नाम भी बोल सकते हैं, जिसमें उसको स्पेशल फील होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सो, नेक्स्ट लाइन है, सो विदाउट वेस्टिंग प्रीसियस टाइम, क्योंकि समय जब आप बोलते हैं तो वहां बहुत सारे लोग और बोलने के इंतजार कर रहे थे,
तो वहाँ एक एक जो सेकंड होता है, एक एक मिनट होता है, बहुत कीमती होता है। तो वो आपको शो करवाना है कि जो समय है मैं उसको वेस्ट ना किए हुए, सो विदाउट वेस्टिंग दिस टाइम आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ या अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए इन लाइन, ये बहुत अच्छी लाइन है। इस लाइन के सहयोग मतलब इस लाइन के साथ आप अब किसी टॉपिक पे अगर बोलने जा रहे हैं तो भी आप बिल्कुल इसी लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। वहां आपको क्या करना है, टू प्रेजेंट माई सेल्फ की जगह टू प्रेजेंट माई व्यूज ऑन द टॉपिक पे टॉपिक का नेम, या टू प्रेजेंट माई ओपिनियन ऑन द टॉपिक। तो टू प्रेजेंट माई व्यूज माई ओपिनियन के बाद आपको उस टॉपिक का नाम बोलना है, फिर इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब किसी टॉपिक को बोलने के लिए, ठीक है, किसी विषय पर अपना भाषण देने के लिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए ये लाइनें बहुत जरूरी है। उसके बाद को फिर जो आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देनी है वो इंफॉर्मेशन आप देंगे। वो इंफॉर्मेशन आप पब्लिक इंटरव्यू में भी देंगे या पब्लिक इंट्रोडक्शन में भी देंगे, साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू में भी देंगे। इसलिए अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ही आप अपनी बात रख लेंगे या अपना टॉपिक कह लेंगे, अपने बारे में बता लेंगे, फिर आपको 2 लाइनें और उसके लास्ट में सबसे बोलनी है। वो लाइन है इट वॉज ऑल अबाउट मी। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप बोलेंगे इट वॉज ऑल अबाउट मी, मतलब यह मेरे बारे में था। और यदि आप किसी मैटर पे अपने व्यूज रख रहे हैं, विचार रख रहे हैं, तो उसमें बोलेंगे इट वॉज ऑल अबाउट माई व्यूज और ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। उसके बाद सो अगेन थैंक यू, एक बार आप दोबारा थैंक यू बोलेंगे, तो सो अगेन थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। काइंड कोऑपरेशन का मतलब होता है जो आपने इतने आराम से मेरे साथ सहयोग किया या मेरी बातों को सुना, उस पर रिस्पॉन्स दिया। सो अगेन थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन इन लिसनिंग मी विद पैशन, कि आपके सहयोग और आपने मुझे इतनी पैशन से, इतनी उत्सुकता से सुना, उसके लिए दोबारा धन्यवाद। और जैसे ही आप आएंगे तो द ऑडियंस विल गिव यू अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, मतलब ऑडियंस आपको तालियां बजा के जो आपने इंट्रोडक्शन या स्पीच दिया है उसको सराहेगी। तो आपको ये 2 लाइनें, 2 स्टेप है, उन दोनों स्टेपों को बोलना है। अब बीच में चूंकि हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप देखेंगे कि अपनी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है जो हम इंट्रोडक्शन में देते हैं, उसे किस तरीके से दिया जाएगा और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी। इंट्रोडक्शन के बीच वाले हिस्से को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेकंड में प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपना नाम, अपना प्लेस और अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा समय तक अपने बारे में बताना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा समय तक बताना चाहते हैं, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप ज़्यादा जानकारी शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप 1-1, 2-2 लाइन में भी सम अप कर सकते हैं। जैसे अपना नाम बताने के कई तरीके हैं, कई फॉर्मल भी हैं, इनफॉर्मल भी हैं। फॉर्मल का मतलब जिसका प्रयोग हम किसी अथॉरिटी के सामने या किसी रिस्पेक्टेड व्यक्ति के सामने करते हैं, या कॉलेज, स्कूल्स या किसी कंपनी के सामने करते हैं। और इनफॉर्मल वे जिसका प्रयोग हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने करते हैं। फॉर्मल वे में अपना नाम बताने का सबसे सरल तरीका और सबसे सिंपल तरीका जो हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं वो है माई नेम इज़। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, माई नेम इज़ राम प्रकाश पटेल, या आई एम राम प्रकाश पटेल, या क्योंकि दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग किसी भी वस्तु या व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं दिस इज राम प्रकाश पटेल इन फ्रंट ऑफ यू। इन फ्रंट ऑफ यू का मतलब होता है आपके सामने। अगर इनफॉर्मल आप देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं पीपल कॉल मी, लोग मुझे कहते हैं, पीपल कॉल मी राम प्रकाश पटेल। और आजकल कुछ लोग माई सेल्फ का प्रयोग भी करते हैं। देखिए स्पोकन में तो माई सेल्फ चल जाएगा, माई सेल्फ इज राम प्रकाश पटेल, ये स्पोकन में चल जाएगा। लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो माई सेल्फ का प्रयोग नहीं किया सकता, क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और साथ ही साथ इसका प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में भी होता है। इसलिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।
इसलिए स्पोकन में जायज़ है, लेकिन ग्रामेटिकली इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से फॉर्मल वे में आप अपना नाम 3 तरीके से माय नेम इज, आई एम या दिस इज के रूप में बोल सकते हैं, और इनफॉर्मल वे में पीपल कॉल मी, माई सेल्फ के रूप में बोल सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेस की। देखिए प्लेस भी 2 तरह के होते हैं, एक वो प्लेस जहां पैदा हुए, जो आपका बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है, और एक वो प्लेस जहां आप आज की डेट में रह रहे हैं, वो आपका हो जाएगा रेसिडेंस। ओके, इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अगर आप दोनों के बारे में बताना चाहते हैं तो आप दोनों अलग अलग सेंटेंस का यूज करके बताएंगे, और अगर आपका दोनों एक ही है तो आप एक ही सेंटेंस का प्रयोग करके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई बिलोंग टू, ये नेटिव प्लेस की बात हो रही है, बर्थ प्लेस की बात हो रही है, जिसमें आपने जन्म लिया है, आपकी जन्मभूमि की बात हो रही है। तो आई बिलोंग टू, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, आई बिलोंग टू झांसी, या आई एम फ्रॉम झांसी, या आई हेल फ्रॉम झांसी। हेल फ्रॉम का भी यूज किया जाता है, बिलोंग टू का भी यूज किया जाता है, और आई एम का भी यूज किया जाता है। और अगर आप अपने लिविंग प्लेस के लिए बात कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, तो उसके लिए आई लिव एट, जैसे नाउडेज आई लिव एट ललितपुर, या आई रिसाइड एट ललितपुर। तो ये दोनों का जो है यूज किया जाता है। फिर उसके बाद फैमिली की बात आती है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। देखिए फैमिली के बारे में आप कई तरीके से बता सकते हैं, बहुत डिटेल में भी बता सकते हैं और बहुत संक्षिप्त में भी बता सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसके सामने बता रहे हैं और बताने का आपका इंट्रोडक्शन का मोटिव क्या है। अगर सिंपली आपको बताना है तो आप अपने फादर और मदर का नेम बता सकते हैं और वो क्या करते हैं ये बता सकते हैं। और अगर डिटेल में आपको बताना है तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू। अगर आप ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू रूरल फैमिली। अगर आप शहरी परिवार से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू अर्बन फैमिली। उसके बाद आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू रूरल एजुकेटेड फैमिली, या अर्बन एजुकेटेड फैमिली, या मिडिल क्लास फैमिली, जो आप बताना चाहते हैं। उसके बाद कितने लोग आपकी फैमिली में हैं वो आप बता सकते हैं कि देयर आर 5 मेंबर्स, 6 मेंबर, 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। इसके बाद अगर आप अपने भाई बहन के बारे में स्पेशली बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स को छोड़कर। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है को छोड़कर। इसकी जगह पर एक्सेप्ट का भी यूज किया जाता है, EXPECT। एक एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, एक एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। ठीक है, तो अगर आप बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा आई हैव 1 सिबलिंग्स इन माई फैमिली। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन में से एक। जैसे स्पाउस होता है, स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी में से कोई भी। उसी प्रकार से सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन में से एक। यदि आप 2 लोग हैं, एक भाई या एक बहन है आप लोग, या दोनों भाई हैं या दोनों बहनें हैं, तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक आप तो खुद हैं तो इसके अलावा बचा क्या, एक ही तो बचा। आप बोल सकते हैं आई हैव 1 सिबलिंग्स इन माई फैमिली, मतलब आपके पास एक भाई है या एक बहन हो सकती है। अगर आप लोग 3 लोग हैं तो आप बोल सकते हो आई हैव 2 सिबलिंग्स इन माई फैमिली। उसमें भाई बहन कोई भी हो सकता है, दोनों बहन हो सकती हैं और दोनों में भाई हो सकते हैं। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन में से किसी एक को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि टोटल में आप फैमिली मेंबर का जब आपने टोटल बताया था तब आप इसको अपने आप को शामिल कर चुके हैं। तो ये अब आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। माई फादर्स नेम इज बता सकते हैं, माई फादर इज क्या करते हैं, माई मदर्स नेम इज और वो क्या करती हैं। अगर वो कुछ करती हैं, जनरल घर में रहती तो आप बोल सकते हो माई मदर इज सिंपली हाउस मेकर, कि मेरी माँ हाउस मेकर है। हाउस वाइफ का भी प्रयोग होता है, लेकिन हाउस मेकर का प्रयोग आजकल ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर बात आती है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन की। आपकी एजुकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप वर्क एक्सपीरियंस ही बता सकते हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी के प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बतानी पड़ेगी। आपको अपनी हॉबीज़ बतानी पड़ेगी और लास्ट में आपको अपना एम बताना पड़ेगा। अपने इंट्रोडक्शन में प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को भी हमने कई सेगमेंट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आप एजुकेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, उसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, जो आपका प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव साइड है आपकी पर्सनालिटी की, उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपनी नेगेटिव साइड या अपनी वीकनेसेस के बारे में भी देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए।
उस वीकनेसेस के बारे में आप थोड़ी ही चर्चा करेंगे। इन दोनों को बताने के बाद फिर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे, और हॉबीज़ का चयन भी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। आप जिस जॉब इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हैं उस हिसाब से आपको अपनी हॉबीज़ डिज़ाइन करना है। उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है, और स्कूल कॉलेजेस में आपकी जो हॉबीज़ होनी चाहिए वो कुछ पढ़ाई से संबंधित होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट में आप अपना एम या मोटो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं, जैसे एजुकेशन में आप दो तरीके की चीज़ें बता सकते हैं, एक जो आप कंप्लीट कर चुके हैं और एक जो आप कर रहे हैं। जो आप कंप्लीट कर चुके हैं उसके लिए आप बोलेंगे आई डिड या आई कंप्लीटेड, दोनों का यूज़ करेंगे। आई डिड, आई कंप्लीटेड, इनमें से किसी का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपने कंप्लीट किया है, आई डिड माई 10th स्टैंडर्ड, आई डिड 12th स्टैंडर्ड, आई डिड BSc BA या आई डिड माई ग्रेजुएशन, इसका यूज़ करने के बाद फ्रॉम जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उस यूनिवर्सिटी को भी आप मेंशन कर सकते हैं। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी, जैसे मैं अपने बारे में बताया, आई डिड माई BA फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप अपने जो एजुकेशन है उसके बारे में बताएंगे। और जो आप अभी कुछ कर रहे हैं उसके लिए आई एम डूइंग या आई एम परसुइंग का यूज़ करेंगे, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। परसुइंग का यूज़ ज़्यादा बेटर है। आई एम डूइंग या आई एम परसुइंग माई BSc माई BA फ्रॉम, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का नाम बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। वर्क एक्सपीरियंस जब किसी आप कंपनी या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, या मान लीजिए आप किसी स्कूल और कॉलेज के लिए एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में आप इंट्रोडक्शन देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आप टीचिंग एक्सपीरियंस का भी यूज़ कर सकते हैं एज ए वर्क एक्सपीरियंस में। सो जैसे आई हैव 2 और 3, यहाँ जितने वर्ष का आपके पास अनुभव है वो वर्ष की संख्या यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद ईयर्स, एक्सपीरियंस, और जिस पोस्ट के रूप में है, मैनेजर हैं आप, सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स एम्प्लॉय हैं, जिस पोस्ट के रूप में आपका एक्सपीरियंस है, और फिर जिस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है उस कंपनी को आप मेंशन करेंगे। जैसे आई हैव 15 years एक्सपीरियंस एज ए टीचर, ओके। तो उसी प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करेंगे, और जिस कंपनी में और जिस स्कूल्स में या जिस जगह आपका एक्सपीरियंस है उस जगह को आप मेंशन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की, मतलब जो आपकी पर्सनालिटी का प्लस पॉइंट है और जो नेगेटिव पॉइंट है उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव साइड्स में आप किन किन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं अपने बारे में। आप प्रॉब्लम सॉल्वर का यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर का। दूसरा स्मार्ट वर्कर, इसमें आप स्मार्ट एंड हार्ड वर्कर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट कम्युनिकेटर, बेस्ट टीम लीडर, क्रिएटिव थिंकर, रेगुलर, पंचुअल, परसिस्टेंट, हार्ड वर्कर, बहुत सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आप हैं थोड़ा रियलिस्टिक रहिए, वही चीज़ बताइए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपकी पर्सनालिटी में और जो आप अपने जो आप प्लस पॉइंट बता रहे हैं उनमें सिमिलरिटीज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको उसमें डिफरेंस नहीं रखना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर आप जानते हैं, स्मार्ट वर्कर जानते हो, बेस्ट कम्युनिकेटर, बहुत सारी बिना कम्युनिकेशन के आप एक बहुत सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं नेगेटिव साइड की, तो नेगेटिव साइड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। बहुत ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, लोग यही यूज़ करते हैं कि आई एम लिटिल बिट सेंटिमेंटल और आई एम टची। टची का मतलब भी भावुक होता है, वो जो बहुत जल्दी, जैसे मान लीजिए कोई रो रहा हो और उसको देख के रोने लगता है, हंसने में तो सभी हंसने लगते हैं, इसलिए टची या सेंटिमेंटल का यूज़ होता है। एक वर्ड यह यूज़ किया है प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेटर जो शब्द है वो प्रोक्रेस्टिनेशन से बना है, इसका मतलब था टाल मटोल करना, मतलब अपने किसी काम को, आज के काम को कल या कल के काम को परसों के लिए टालना, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोक्रेस्टिनेटर। कि मैं आई एम प्रोक्रेस्टिनेटर का मतलब कि मैं अपने जो काम है उसके प्रति रेगुलर नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी इंटरव्यू वगैरह में आप इन सब चीज़ों का मेंशन नहीं करेंगे, उससे आपकी जो छवि है वो खराब होगी। अब बात करते हैं हॉबीज़ की। देखिए, हॉबीज़ का आपके इंट्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए तो थोड़ा केयरफुल रहिए कि जो आपकी हॉबीज़ हैं, जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, आपकी हॉबीज़ उससे रिलेटेड होनी चाहिए।
अदरवाइज जनरल सेंस में आप जो हैं, जो आपकी रियली में हॉबी है वो आप बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स और हॉबीज, देन आवर हैबिट्स और हॉबीज मेक अस, कि पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। इसलिए बी केयरफुल इन मेकिंग आवर हैबिट्स या और हॉबीज़, इसलिए अपनी हैबिट्स और हॉबीज़ को बनाने में केयरफुल होना चाहिए। देखिए, हॉबीज़ की स्टार्टिंग करने के लिए आप दो तरीके से सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। एज फॉर एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न, हॉबीज़ कई हैं इसलिए आर का यूज़ किया गया है, कि जहाँ तक मेरी हॉबीज़ की बात है, यहाँ से आप बोल सकते हैं या डायरेक्ट बोल सकते हो माई हॉबीज़ आर, ये सेंटेंस के साथ इस लाइन को बोलना पड़ता है या डायरेक्ट इस लाइन को बोला जा सकता है कि माई हॉबीज़ आर, लेकिन बेटर ये है कि आप एज फॉर एज माई हॉबीज़ आर, एज फॉर एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न, माई हॉबीज़ आर, फिर आप बोलेंगे रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, चैटिंग विद फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग कंप्यूटर, जो भी आपकी हैबिट्स है उस हैबिट्स को आप बोलेंगे। या हैबिट्स बोलने के बाद फिर लास्ट है आपका एम, द एम ऑफ योर लाइफ। एम के लिए हम कई शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। एम के लिए हम मोटो, टारगेट, पर्पस, ऑब्जेक्ट, बुल्स आई जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पॉपुलर एम और मोटो ही है। तो एम दो तरीके से आप बता सकते हैं, जैसे आई वाना बी, वाना जो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वांट टू बी का, वांट टू को वाना बोलते हैं। तो आई वाना बी अ डॉक्टर, टीचर, अगर आप आईएएस ऑफिसर की बात करें तो एन आईएएस ऑफिसर, आई वाना बी एन आईएएस ऑफिसर, आई वाना बी अ डॉक्टर और टीचर, जो आप बनना चाहते हैं। सेकेंड तरीके से बोला सकता है द एम ऑफ माई लाइफ, या तो सीधे सीधे इस तरीके से बोला जा सकता है कि आई वाना बी, या द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये तो मैंने बताया है कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो मेरी जिंदगी का जो उद्देश्य है वो एक अच्छा इंसान बनना है, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब मैं आपको फाइनली एक इंट्रोडक्शन का डेमो देके बता रहा हूँ। ओके, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू, especially most respected sir, who has given me this golden opportunity to present myself. So without wasting this precious time, I would like to present myself in front of you. My name is Ram Prakash Patel. I belong to Jhansi. I live in rural joint family. There are 9 members in my family. My father's name is Mr. Rajendra Prasad Patel. He is retired serviceman. My mother's name is Mrs. Savitri Patel. She is simply housemaker. I completed my post-graduation from Sagar University. As far as my work experience is concerned, I have been teaching GS in English for 15 years. As far as my plus point are concerned, I am regular, punctual and good communicator. As far as my negative points are concerned, I am little bit touchy person. As far as my hobbies are concerned, my hobbies are teaching, reading books and discussing with the enthusiastic person. The aim of my life is to solve people's problem and add value in their lives. So again, thank you for your kind cooperation and listening me with passion. Thank you. यदि इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपका जो हॉल है, ऑडिटोरियम है, स्कूल है, कॉलेज है, वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे हटके रहेगा। अगर मेरे इस वीडियो ने थोड़ा भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, अगर आपकी इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम को थोड़ा भी अगर सॉल्व किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए, ताकि आपका मित्र, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी इस तरीके से इंट्रोडक्शन को दे सके और he can or she can make success when he or she deliver his introduction. Okay, again thank you, bye.